सभी को नमस्कार। इस लेक्चर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट दो टॉपिक मैं कवर करने जा रहा हूं। उस टॉपिक का नाम है जैव तकनीक या बायोटेक्नोलॉजी और दूसरा नैनो टेक्नोलॉजी। इसके पहले वाले लेक्चर में स्पेस टेक्नोलॉजी, जिसमें कि इसरो की क्या उपलब्धियां रही है, उसको मैं काफ़ी डिटेल से कवर कर दिया हूं इसके पहले वाले वीडियो में। और ये जो लेक्चर सीरीज चल रहा है मेनली 68 बीपीएससी मेंस जो 12 मई को होने जा रहा है, उसी को ध्यान रखते मैं बना रहा हूँ। लेकिन ये वीडियो 69 या 70 या अपकमिंग जो भी मेंस एग्ज़ाम बीपीएससी लेगी या आप दीजिएगा, चाहे यहाँ तक कि यूपीएससी या यूपीपीसीएस कोई भी अगर स्टेट पीछा एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर उसमें साइंस टेक अगर है तो ये टॉपिक या वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो आज ये मेरा दूसरा वीडियो है। कोशिश करेंगे इसमें दोनों टॉपिक अच्छे से कवर कर लें और कुछ बेसिक के साथ साथ दो इसमें हम आपको मॉडल आंसर भी दिखाएंगे कि कैसे आप इसको आंसर को लिखेंगे। अब कभी और भी जो वीडियो उसमें बनाएंगे जिसमें कि साइंस टेक का जो टॉपिक है, चाहे परमाणु ऊर्जा है या और एनर्जी है, प्रदूषण है, वो सब भी वीडियो आपको आने वाले दिनों में मिल जाएगा। मैं बोला हूँ कि लगभग 20 लेक्चर लूँगा इसमें और मोटा मोटी हर एक लेक्चर में लगभग 5 क्वेश्चन कवर होगा। तो लगभग 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका जीएस पर फर्स्ट एंड सेकंड का मैं कवर कर दूंगा। लगभग आपका ये अप्रैल महीने के लास्ट तक या 5 मई के पहले कवर हो जाएगा। बाकी आप लोग अपने लेवल पे जो 68 जिनका मेंस देना है वो तैयार करते रहें, आंसर लिखते रहें, ऐसे आपका प्रैक्टिस करते रहें। तो आइए आज का ये वीडियो मैं शुरू करता हूँ। और इस वीडियो को जो मैं बना रहा हूँ इसमें मेनली ये हिंदी मीडियम में ये आपको पीडीएफ दिखे, लेकिन हाँ, जिनको इंग्लिश मीडियम का पीडीएफ चाहिए, नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया, ISPCS फाइटर्स टेलीग्राम लिंक दिया गया, वहाँ आप जाइए, उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों का पीडीएफ इस टॉपिक का मिल जाएगा, क्योंकि दोनों मीडियम को एक साथ कवर करना टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। इसलिए मैं जो चीज़ें आपको हिंदी में बता देता हूँ, लेकिन उसका टर्म मैं इंग्लिश में यूज़ करूँगा। आप उसको थोड़ा जिनका इंग्लिश मीडियम में समझ लीजिएगा, बाकी उनको पीडीएफ तो इंग्लिश में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, आज का जो पहला टॉपिक जो है आपका जैव टेक्नोलॉजी या जैव तकनीक है। देखिए, सबसे पहली बात अगर बेसिक अगर जाना जाए कि ये जैव तकनीक क्या होता है, तो जैव तकनीक का सिंपल सा है, बायोटेक का सिंपल सा मतलब है, यह एक जो है ना मल्टी डायमेंशनल साइंस है, जिसमें मेनली आपका बायोलॉजी का यूज किया जाता है, केमिस्ट्री का यूज किया जाता है और इंजीनियरिंग का यूज किया जाता है। अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम आ जाए कि व्हाट इज बायोटेक, इसको अगर आपको डिफाइन करना होगा, आप ये बात लिखेंगे। साथ ही इसमें ये बताएंगे इसका मेनली जो पर्पस ये है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या जो जितना भी प्लांट सेल है उसके जो कंपोनेंट है उन सब का प्रयोग करते हुए मानव हेतु कैसे वो उत्पाद तैयार करना। मेनली बायोटेक का जो मेन पर्पस है, मानव के लिए जो है ना बेहतर कैसे फूड बने या और भी इसका यूज करके कैसे मानव प्रजाति का उत्थान किया जा सकता है, पर्यावरण को लेके या कृषि को लेके, इन सब पर जो है ना इसका मेनली यूज है। इस पे इसके अंतर्गत हम जो है ना आपका जीन अभियांत्रिकी की करते हैं, या फिर उसमें हम जो है ना भ्रूण का ट्रांसफ़र करते हैं, या इसमें हम कोशिका को और भी अच्छा बनाते हैं, क्लोनिंग करते हैं। इसके अंतर्गत जो है आने वाला ब्रांच है, इसके अंतर ये सब चीज़ आता है, किसके, बायोटेक के अंतर्गत आ जाता है। अगर आपको इसको करना है, आपको अगर फ्लो चार्ट अगर डायग्राम बनाकर इसको डिफाइन करना हो तो आप क्या कर सकते हैं, एक फर्क ऐसे बनाइए, एक ऐसे बनाइए, एक ऐसे बनाइए। यहाँ लिखिए क्या, बायोलॉजी, इसमें लिखिए केमिस्ट्री, इसमें लिखिए इंजीनियरिंग, और इन तीनों के मिलने से तब आपका बनता है क्या, बायोटेक। ये जो ना आप ऐसे करके डायग्राम भी बना सकते हैं। उसके बाद वर्तमान में जो इस टेक्नोलॉजी का यूज हम बता ही दिए कि एग्रीकल्चर में, इन्वायरमेंट को बचाने में, मेडिसिन के क्षेत्र में, जो फूड सिक्योरिटी को पूरा करने में, पोल्यूशन को कंट्रोल करने में प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो ब्रॉडली लेवल पे जो अभी इसका यूज जो है क्या कहते हैं बायोटेक का, आप देखिए इस बार 67th या इसके पहले जो एग्जाम में जब पूछा, सिंपल ये पूछा है कि बायोटेक का क्या एप्लीकेशन है। यूपीएससी भी, बीपीएससी भी और भी स्टेट में सिंपल ही क्वेश्चन पूछता है। तो आपको इसको ऐसे ही फ्लो चार्ट में लिख लीजिए। सबसे पहला देखिए, अगर एग्रीकल्चर में जब आइएगा तो इसमें हम क्या करते हैं, अच्छे जैसे कि जो आपका टिश्यू को जो है ना इसमें हम बेहतर करने की कोशिश करते हैं। बायो जो फर्टिलाइजर या जैव उर्वरक इसमें हम निर्माण कर सकते हैं। जैव जो कीटनाशक जो पेस्टिसाइड इसका बना सकते हैं। सीड बैंक को भी हम इसमें तैयार कर सकते हैं, ये आपका एग्रीकल्चर में। बाकी जो है ना इसके बारे में और डिटेल से मैं बताऊंगा।
जैसे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग इसमें कर सकते हैं, उसका अलग टॉपिक में पढ़ाऊँगा। फिर अगर आप पशुओं की अगर बात करें तो उसमें जैसे कि कई सारे ऐसे जो एनिमल्स हैं जो कि मान लीजिए कि अब ख़त्म होने पर उसको बेहतर कैसे किया जाए, तो हम अच्छे नस्लों का बना सकते हैं। फिर इसमें हार्मोन द्वारा हम दूध का भी निर्माण कर सकते हैं। फिर अगर जहाँ पॉपुलेशन कंट्रोल करने की बात है तो गर्भनिरोधक गोलियां हम बना सकते हैं। फिर अगर बायो फर्टिलाइजर में हम इसको राइजोबियम या एजोला माइकोराइजा आदि का भी उत्पादन हम इस तकनीक से कर सकते हैं। ये सब आपका जैव उर्वरक है, बायो फर्टिलाइजर, जिससे कि यूज करने से चीज़ें बेहतर उत्पादन होता है। बाकी अगर हम खाद्य सामग्री की हम बात करते हैं, इसमें जैसे कि किण्वन हम कर सकते हैं, ठीक ना। फिर हम बेकरी में इसका यूज कर सकते हैं, मादक पदार्थ बनाने में, इडली डोसा का निर्माण करने में, विटामिन या इंसुलिन की इंजेक्शन बनाने में, इन सब में आप बायोटेक का बेहतर यूज किया जाता है या कर सकते हैं। इंडस्ट्री में सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाने में, केमिकल के निर्माण में आप इसको लिख सकते हैं। बाकी पर्यावरण में जहाँ जहाँ भी मान लीजिए कहीं प्रदूषण है, उसको इंडिकेटर के रूप में इसका हम यूज़ कर सकते हैं, बैक्टीरिया को मारने में, गैस को हटा। अगर आप इस तरह से फ्लोचार्ट बना के दिखा देंगे ना, क्योंकि शॉर्ट अगर आंसर पूछ देगा कि जैव टेक्नोलॉजी या बायोटेक का क्या एप्लीकेशन है, तो आपको इससे अधिक नहीं लिखना। कई लोगों का ये कहना होता है कि शॉर्ट आंसर कैसे लिखा, तो शॉर्ट आंसर लिखने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। मेरे यूट्यूब पे ऑलरेडी पहले से भी एक वीडियो बना हुआ कि शॉर्ट आंसर कैसे लिखें। तो 100 वर्डों में आपको इसी तरह के फ्लो चार्ट से अगर एग्जाम को दिखा देंगे और आप इसको देख के आपको लगता होगा कि बायोटेक का एक भी एप्लीकेशन इसमें छोड़ा नहीं गया, तो आप ऐसे लिखने का क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। आइए इसके और भी जो डिटेल्स एप्लीकेशन है बायोटेक का, उसका कवर करते हैं। अब यहाँ देखिए डिटेल में कर देता हूँ कि आखिर जो बायोटेक का क्या रिलेवेंस है इस वर्तमान। देखिए अभी जिस तरह से आबादी बढ़ रही पूरी दुनिया की और भारत की भी, तो वहाँ पे फूड सिक्योरिटी कब बेहतर होगा, जब आपका एग्रीकल्चर में हम उत्पादन बढ़ा देंगे, और वो भी जिसमें कि न्यूट्रिशन हो, पोषक तत्वों आधारित फसलों को जो हमको उगाना पड़ेगा। तो इसके लिए बायोटेक सबसे बेस्ट अभी आपका ना टेक्नोलॉजी है जिसका हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला आपका एग्रीकल्चर के क्षेत्र में इसका यूज करके हम एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा सकते हैं और प्रोडक्शन भी बढ़ा सकते हैं, जो हमारे लिए फूड सिक्योरिटी की प्राप्ति में काफ़ी सफल होगा। इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं कि जो इंडिया में जो सेकेंड जो एवरग्रीन जो हरित क्रांति का जो कॉन्सेप्ट है, इसको भी हम लागू कर सकते हैं। बिहार में जिस तरह से अभी आप देखिएगा जो कृषि रोड मैप 4 आ रहा है, आप उसमें दिखा सकते हैं कि अगर क्वेश्चन ये पूछेगा बिहार के रेफरेंस लेके बताइए कि बायोटेक का क्या यूज हो सकता है, तो आप कृषि रोड मैप जो 4 आ रहा है उसके लक्ष्यों की प्राप्ति में जो कि वहाँ उत्पादन और वहाँ पे जैविक कृषि पर फोकस कहीं ना कहीं किया जा रहा है, हर दूसरी हद क्रांति लाने की कोशिश किया जाए, उसमें आपका बायोटेक काफ़ी मतलब कि यूज किया जा सकता है। तो आप ऐसे लिंकेज करके लिखें, आपका आंसर काफ़ी अच्छा होगा। दूसरा, पर्यावरण के क्षेत्र में आप इसका यूज कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई चीज़ नष्ट होने वाला है, मतलब अब ख़त्म होने वाला है, तो हम उसको जैव उपचार करके जो ना उसको बचा सकते हैं। एनर्जी के क्षेत्र में जब आइएगा तो बायो इथेनॉल, जैव डीजल, बायोगैस का हम उत्पादन कर सकते हैं, जो पर्यावरण के लिए काफ़ी हितैषी होगा और ये ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित भी कम करेगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र जब आइएगा तो यहाँ पे हम कई तरह के प्रोटीन्स, हार्मोन्स, केमिकल, दवा, मेडिसिन, टीका का निर्माण कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट अभी जीन थेरेपी, स्टेम सेल थेरेपी से करके हम नवीनतम चिकित्सा पद्धति को न खतरनाक रोगों से बचाया जा सकता है। अगर आप इसमें ये कहीं ना कहीं देश की समृद्धि के लिए, क्योंकि अगर इस टेक्नोलॉजी को हम बेहतर लाएंगे तो रोजगार भी आपका क्रिएट होगा और कहीं ना कहीं हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, हमारे देश का जो संपत्ति है उसमें भी सृजन होगा। तो ये आप इसमें आप इसको इजीली कर सकते हैं। इसमें एक अलग से क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है। तो सिंपल सी बात यह है इसमें कि यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट बायोटेक के अंतर्गत ही है जिसमें कोई जीन है, मान लीजिए आपको जैसे पता है कि किसी भी जो लिविंग थिंग्स की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको सेल बोलते हैं, और सेल के अंदर आपका न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर आपका जीन होता है। तो जीन ही रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि वन पेरेंट से नीचे वाले में ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, कोई एक मान लीजिए मूल आप जीन है, उसमें किसी एक्सटर्नल जीन को जोड़ के उसमें कुछ चेंजेस लाना। जैसे कि मैं सबसे बेस्ट एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि कोई आपका धान का पौधा है, मतलब कि धान का पौधा है और एक नीम का पेड़ है। तो धान के पौधे में क्या होता है, उसमें अधिक पानी की आवश्यकता होती है उगाने में, लेकिन आपका जो नीम का जो
पौधा प्लांट होता है उसका जो जीन है वो कम पानी में भी उग जाता है। अगर हम मान लीजिए कि हम नीम का जो जीन होगा उसके जीन को अगर हम किसी ऐसे इस जीन से अगर कोई मतलब कि हम एक ऐसे चावल के बीज या गेहूं के हम बीज बना सकते हैं इसका मतलब कि नीम के जीन को डाल के, इससे क्या होगा जो कि चावल या गेहूं का जो प्लांट तैयार होगा, जो बीज तैयार होगा उसको हम कम पानी में भी उगा सकते हैं। तो ये है मतलब कि जीन के लेवल पे हेरा फेरी करना, इसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग। सबसे बेस्ट आप ऐसे सिंपल वे में लिख सकते हैं, ज़्यादा आपको अगर जहाँ शब्दों के अगर जहाँ, क्योंकि साइंस टेक है, हिंदी में थोड़ा लिखने में दिक्कत होता है, लेकिन आप ऐसे सिंपल वे में इसको लिखकर खत्म कर सकते। या मान लीजिए कि बैक्टीरिया के द्वारा हम किसी इंसुलिन का हम निर्माण कर रहे हैं, जिससे कि आपका कई तरह के रोगों में इसका यूज हम कर सकते हैं। अब चूंकि इसका मेनली आपका एप्लीकेशन ही पूछता है, अगर एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग देखा जाए तो सबसे पहला इसमें क्या है, इसके द्वारा मानव उपयोगी प्रोटीन का निर्माण हम कर सकते हैं, चाहे इन्सुलिन हो या ग्रोथ हार्मोन्स हो। फिर इसके प्रयोग से आनुवांशिक रूप से जो पौधे फसलों का विकास किया जाए, जैसे कि बीटी कॉटन, जीएम सरसों, जीएम आपका ऐसे करके। फिर उसके बाद आप इस पर आधारित जीन थेरेपी के प्रयोग से आनुवांशिक बीमारियों का उपचार हम आराम से कर सकते हैं। इसके द्वारा किसी जीन के लक्षण का अध्ययन कर सकते हैं और उसमें हम अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, ठीक है ये जीन जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ तो है, लेकिन इसमें क्या है कि इससे जुड़े कई तरह के मुद्दे हैं। जैसे कि इसमें जो बड़ा नेगेटिव पॉइंट इसमें यह है कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी का द्वारा चूँकि रोगाणियों में अणु के लेवल हम बदलाव कर उन्हें जैविक हथियारों में बदला जा सकता है, जिसका दुरुपयोग जैव आतंकवाद के रूप में किया जा सकता है। और इसमें कहीं ना कहीं जो यह तकनीक डिजाइनर बेबी को जो फलकल जो कि नए जो अलग बच्चे बेबी डिजाइन किया जाएगा मतलब कि टेक्नोलॉजी के जरिए, ये कहीं ना कहीं जो है ना ये बहुत ही विवादास्पद है। फिर जो जीएम क्रॉप फसलें होती है उसमें अलग से चूँकि इसमें किसी दूसरे का प्रॉपर्टी इंसर्ट कराया जाता है, तो इसमें कई तरह के जो ना इसका यूज करने से मानव पे कई तरह के इफेक्ट हो सकता है। ये इसका मेनली जो इसमें आपका विवाद है। अब देखिए अगर इसमें आपको अलग से जेनेटिकली मॉडिफाई जो फसल या बीज होता है, क्रॉप होता है, अगर उसका हम क्वेश्चन पूछ जाए, इसको हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक फसलें। ये बीपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है। ट्रांसजेनिक फसलें से आप क्या समझते हैं, इसके क्या प्रयोग, इसका क्या एप्लीकेशन है, ये कैसे होता है। तो आपको ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से सुन लीजिए। सिंपल सा ये है कि जीएम या जेनेटिकली मॉडिफाई जो फसल, वही की किसी अदर प्लांट का जो जीन है किसी मूल वाले प्लांट में ट्रांसप्लांट करना या उसमें या जीन के लेवल पे ट्रांसफ़र करना ही आपका क्या जेनेटिकली मॉडिफाई फसल कहलाता है। तो जीएम फसल जो है ना का विकास प्राकृतिक फसलों के जीनोम में किसी अन्य प्रजाति के जीनोम को जो है ना ट्रांसप्लांट या प्रतिरूपित कर दिया जाता है। इसके द्वारा क्या होता है, प्राकृतिक फसलों में विशिष्ट और नए गुणों का समावेश हो जाता है। यह प्रक्रिया जीन इंजीनियरिंग के जटिल तकनीकों द्वारा होता है, जैसे बीटी कॉटन हो गया, जीएम फसल हो गया, बीटी बैगन हो गया, बीटी मक्का हो गया, बीटी सोयाबीन हो गया, बीटी आपका जो है ना गोल्डन राइस हो गया। अब देखिए गोल्डन राइस जो है ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि गोल्डन राइस मतलब एक ही चावल में कई तरह के न्यूट्रिएंट्स हम उसमें प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे मिड डे मील है, मिड डे मील में कई जगह गोल्डन राइस अगर दिया जाएगा तो बच्चे जो जहाँ बिहार के बच्चे काफ़ी कुपोषित बच्चे हैं, आपका डेटा देख लीजिए अभी जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, तो आपको फन जोड़ के पूछ सकता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंक जो है ना काफ़ी नीचे है। इस भूखमरी को दूर करने में बायोटेक का क्या यूज हो सकता है, तो बायोटेक्नोलॉजी का यही यूज है। जेनेटिकली मॉडिफाई हम जो है ना क्रॉप उगा सकते हैं या हम इसमें हेल्थ में इसका यूज कर सकते हैं। आप चूंकि क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड पूछता है, तो एप्लीकेशन बेस्ड जब पूछेगा तो भूखमरी या हंगर को खत्म करने के लिए साइंस टेक का सॉरी बायोटेक का यूज, तो आप इसको देख लीजिए एग्रीकल्चर में, हेल्थ में और भी कई चीज़। प्रदूषण भी तो कहीं ना कहीं आपको बीमारी फैलाता है, तो कई सारे आप डायमेंशन ब्रेक करके आंसर को लिख सकते हैं। तो ये देख लेते आप बेनिफिट ऑफ इस जो जीएम क्रॉप का क्या होता है। देखिए इसका मेनली जो है ना सबसे बड़ा फायदा तो इसका है कि आप उत्पादकता में वृद्धि कर सकते हैं, पोषण स्तर में सुधार ला सकते हैं, आपने खरपतवारी नाशी इसका ना बना सकते हैं, प्रतिरोधक क्षमता का विकास कर सकते हैं, कीट जो होता है उसको भी हम खत्म कर सकते हैं, नए उत्पाद की प्राप्ति कर सकते हैं और औषधीय गुणों का भी हम विकास कर सकते हैं। आपको डिटेल में यहाँ लिखा हुआ है कि जीएम फसलों से हम जो है ना इसमें अपनी प्रोडक्टिविटी को हम बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मेक्सिको में जीएम गन्ना के प्रयोग से शर्करा की उत्पादकता अधिक बढ़ाई गई है। अर्जेंटीना, ब्राज़ील में जीएम फसलों को अपनाया गया, इनकी कृषि उत्पादकता काफ़ी क्या हो गई, बढ़ गई है। हम जो है ना इम्प्रूव कर सकते हैं न्यूट्रिशनल स्टेटस या लेवल किसी भी प्लांट में, जैसे कि हमारे राइस है, चावल है, इसमें ना हम बी कैरोटीन जीन अगर डाल देंगे तो इससे क्या बन जाएगा, गोल्डन राइस बन जाएगा। गोल्डन राइस चावल जीएम प्रजाति, इसमें बी कैरोटीन जीन
को डाला जाता है, जिसके फलस्वरूप चावल में बी कैरोटीन निर्माण होता है और ये मानव में विटामिन ए में बदल जाता है। अगर जिसको विटामिन ए की कमी है उसको आप गोल्डन राइस खिला दो। तो कहने का मतलब ये है कि यही ऐसे आप एग्जाम में भी लिख सकते हैं कि अगर कोई सिंपल राइस है उसमें हम क्या डाल दिए, बी कैरोटीन जीन डाल दिए, तो बन गया क्या, गोल्डन राइस, विटामिन ए का गुण उसमें अपने आप आ गया। इसको आप बाकी सब ध्यान रखिएगा कि कैसे कैसे चीज़ें हैं। बाकी आपके अगर खेतों में कोई खतवार पालना से है उसको भी इसको ख़त्म कर सकते हैं, कई तरह का हम इसमें दवाई बना सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। फिर देन जो है आपका कीट प्रतिरोधक क्षमता विकास कर, क्योंकि बिहार में कई सारे ऐसे फसल बर्बाद हो जाते हैं कीट की वजह से, तो कीट भी जो है ना इससे आपका जो है ना कुछ मतलब इसे मान लीजिए कि कॉटन का फसल है, ठीक ना, उसमें हम क्राई-1 AC जीन डाल दिए, ये बन गया बीटी कॉटन। तो अब इसमें ऐसा गुण होता है इस जीन में कि ये अपने आप जो है ना जो उसमें जो कीट लगता है उसको नष्ट कर देता है, अपने आप खत्म हो। कितना अच्छी बात है ये। तो आप ऐसे करके लॉजिकल वे में आंसर को लिख सकते हैं। जैसे यहाँ औषधीय गुणों का विकास, इसके अंतर्गत हम बायोटेक का प्रयोग करके, जैसे तुलसी और हल्दी के औषधीय गुणों को हम और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अभी कोविड में जब आया तो लोग तुलसी के कढ़ी का पत्ता पियो, तो ऐसा हम काम कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि काफ़ी सारा इसका जो है यूज आपका हो सकता है। अब केला है, आलू है, टमाटर, इसमें कोई एक्स्ट्रा हम बाहर से इंसर्ट कर सकते हैं ऐसे मतलब अच्छे गुणों वाले प्लांट के जीन को, तो इससे आपका फायदा हो जाएगा। अब जो जेनेटिक इंजीनियरिंग या जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जितने भी क्रॉप फसल है, इसका कुछ नेगेटिव पॉइंट भी, जैसे कि इसमें पहला नेगेटिव पॉइंट ये है कि इससे कहीं ना कहीं जो है ना हेल्थ पे ना गलत इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट पर, जैसे कि लोगों की एलर्जी आ जा रहा है, उसमें और भी चीज़ें प्रॉब्लम हो जा रहा है। उसके बाद जो है ना ये कहीं ना कहीं जो हमारा जो नेचुरल चीज़ें हैं उसमें ये डिस्टर्बेंस डालने का काम करता है। और एक बार अगर आप इसका यूज कर लेंगे तो अगर वहाँ का इन्वायरमेंट इसके प्रति जो है ना ज़्यादा वो पावरफुल होता है, इसलिए ना इसका यूज सरकार ने कहा है कि करेंगे, लेकिन बहुत ही हम बैलेंस रूप में इसको करेंगे। अब इसमें एक नेक्स्ट टॉपिक बायोटेक में आता है, इसका नाम है क्लोनिंग। देखिए क्लोनिंग सिंपल सा क्या कॉन्सेप्ट कहता है, यह एक ऐसी टेक्निक या जैविक रचना है जिसमें कोई जो एकल जनक जो पेरेंट होता है उससे एसेक्सुअल प्रोसेस के जरिए जो है ना हम नए जीव जो है ना प्राप्त करते हैं। दैट मीन्स कि क्लोनिंग जो प्रक्रिया है इसमें एकल जनक से और लैंगिक विधि से हम जो है एक नए जीव को प्राप्त कर सकते हैं, और जो नया जो जीव बनता है उसमें अनुवांशिक और शारीरिक लक्षण जनक के जो पेरेंट के ही समान होते हैं। सिंपल सा इसमें एग्जांपल जो आपको अगर मैं देना चाहूँ इसको फ्लोचार्ट से दिखा देता हूँ। 1996 में पहली बार स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक जो है ना आयन विल्मट ने विश्व का प्रथम एक जंतु क्लोन डॉली भेड़ बनाया था। इसके लिए जो टेक्निक का यूज किया उसका नाम था सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र तकनीक का प्रयोग किया था। इसमें देखिए इसने क्या किया, सिंपल कि ये जो है आपका ए मदर डॉली है, तो इसका मान लीजिए पूरा का पूरा सेल है, ठीक ना। इस सेल का क्या किया गया, इसका सिर्फ न्यूक्लियस लिया गया, नाभिक लिया गया। दूसरा एक कोई एक डोनर है तो उससे क्या किया गया, इसके जो ये जो आपका एग है इसको जो है ना आपका क्या कहते हैं बाहर कर दिया गया, और ये सिर्फ खाली जो है ना आपका अंडर लिया गया। तो इसका नाभिक और इसको दोनों आपस में जब इसको कंबाइन किया गया, मतलब इसको कौन सा टेक्निक का यूज किया गया, इसका नाम है सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र तकनीक। इसके जरिए जो है ना एक जो है ना क्लोन आपका तैयार किया गया, और ये फिर आपको इसमें प्रारंभिक अवस्था में भ्रूण या एम्ब्रॉय बन गया। अब आगे जाके जो है ना इसको एक सरोगेट इस जो एम्ब्रॉय या भ्रूण को जो है ना एक सरोगेट माँ में ट्रांसफ़र कर दिया गया। बाद में यहाँ पे डॉली क्लोन क्या किया गया था, तैयार किया गया था। यहाँ देखिए कोई भी नया जब जीव बनता है, ऑब्वियस सी बात है एनिमल में, तो क्या होता है कि मेल और फीमेल का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि क्लोनिंग टेक्निक का प्रयोग किया गया कि सेल किसी और का, न्यूक्लियस किसी और का, एक दूसरे में क्या किया गया, टेक्निक के जरिए जो है ना एम्ब्रॉय बनाया गया, फिर किसी सरोगेट मदर में उसको डाला गया, और तब जाके एक नया जन्म बेबी क्या हो गया, तैयार हो गया। इसको बोलते हैं क्लोन टेक्निक। तो अगर क्वेश्चन ये पूछेगा तो आप इसको ऐसे करके भी जो एक डायग्राम से अगर दिखा देंगे कि इस तरह से, तो आपका जो ना अच्छे मार्क्स मिलने का चांस रहेगा। अगर भारत में क्लोनिंग का अगर विकास आप देखिएगा तो भारत में क्लोनिंग का शुरुआत 2017 में जो है ना आप करनाल में जो नेशनल डेयरी रिसर्च संस्थान करनाल है वहाँ पे हुआ गया था, और 2009 में
इस संस्थान ने विश्व का प्रथम भैंस क्लोन गरिमा का विकास किया था। फिर 12 में जो है ना एक पश्मीना बकरी बनाया गया, ये इसका नाम नूरी दिया गया। फिर आगे जाके एक जंगली भैंस जो है ना बना कहाँ पे, इसका नाम दीपिसा दिया। कहने मतलब ये है कि भारत में भी जो है ना अलग अलग जानवरों का जो है ना जो न प्रोसेस के जरिए, इस प्रोसेस के जरिए जो ना बनाने का जो है ना प्रयास किया जा रहा है। आप एग्जाम्पल में दे सकते हैं कि भारत में जो ना क्लोनिंग का क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, एक दो अगर एग्जाम्पल देगा तो आपका आंसर और अच्छा हो जाएगा। तो इंडिया में जो क्लोनिंग का जो मेनली जो टारगेट या लक्ष्य ऑब्जेक्टिव मेनली ये है कि हम अच्छे पशुओं एनिमल्स को जो है ना उसके गुणवत्ता में सुधार करना और दूध जो मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने का जो है ना इसमें प्रयास किया गया। ये ध्यान रखें क्योंकि इंडिया में जो है ना काफ़ी अधिक जो एनिमल्स है, पशुधन है, इसमें और चूँकि इसमें दूध देने की क्षमता काफ़ी कम, अच्छे नस्ल की कमी, इसलिए ना क्लोनिंग के जरिए हम अच्छे नस्लों को क्या करते हैं बनाने का प्रयास करते हैं। बाकी जो है इसमें जो क्लोनिंग से जुड़े कई सारे मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा ये है इसकी सफलता दर काफ़ी ही कम है, मात्र जो है 10% ही जो अगर क्लोनिंग हुआ तो उसका सक्सेस रेट है। बाकी जो है ना आगे जो भी क्लोन के जरिए जो भी एनिमल्स बनता जो पैदा किया जाता है तो वो उतना साल तक वो नहीं जीता है जितना उसका पेरेंट जीता है, तो ये भी एक इशू है। अगर अभी तो एनिमल्स का क्लोन बनना है, अगर बाद में अगर ह्यूमन बीइंग का अगर क्लोन बनना शुरू हो जाएगा तो कहीं ना कहीं कई तरह के समाज में मुद्दे शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमारा जो समाज है वहाँ पे पति पत्नी और भी जो जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट है, नेचुरल प्रोसेस से बच्चे पैदा होते हैं। अगर क्लोन से बच्चा अगर पैदा होना शुरू हो जाए तो कहीं ना कहीं पारिवारिक, सामाजिक और नागरिक अधिकारों पर कई तरह के जो है ना विवाद खड़े हो सकते हैं। इसलिए क्लोन का दुरुपयोग भी हो सकता है, क्योंकि कई सारे ऐसे मतलब कि जो कि अच्छे किस्म ब्रेन के लोग हैं उसका क्लोन तैयार करके ऐसा किया जाता है। आतंकवादी या और भी कई लोगों को जो है ना इससे चीज़ें पैदा किया जा सकता है जो कि देश दुनिया के लिए सही नहीं होगा। ये आपका कुछ इशू है इसके अंतर्गत। अब इससे जुड़ा एक मॉडल आंसर में डिस्कस कर देता हूं कि जो कि आने का चांस है। क्वेश्चन ये है कि भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाला देश जहां खाद्य संकट की गंभीर समस्या बनी हुई है, इस समस्या को दूर करने में बायोटेक किस प्रकार महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, उल्लेख करें। मैं पहले ही बता दी। अब देखिए इसका आंसर कैसे सिंपल लिखेंगे, आप एक कोई डेटा डालिए कि इंडिया की आबादी कैसे बढ़ रही है। अभी हाल ही में जो एक रिपोर्ट आया उसमें कहा गया इंडिया जो है ना अब चाइना से बहुत जल्द ही जो है ना आगे बढ़ जाएगा जनसंख्या में। और वर्ल्ड बैंक का भी रिपोर्ट है कि 50 तक भारत की आबादी लगभग 150 करोड़ के पार कर जाएगी और खाद्यान्न की मांग भी लगभग 50 से 60% बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं अब चूंकि मेरे पास लैंड तो उतना ही है, ज़मीन उतना, लेकिन आबादी बढ़ रहा है। अब इतनी बढ़ी हुई आबादी को कैसे हम फूड प्रोवाइड करेंगे। तो आप और दूसरी आप लिखा में कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक भी 107वां रैंक है, जो 190 में बहुत ही खराब स्थिति दिखाता है। और महिलाएं और बच्चे की स्थिति और भी खराब है। महिलाएं, बच्चे जो है ना जो उसका जो है ना वेट कम है या उसकी लंबाई कम है, तो कुछ को डेटा यहाँ डाल दिया लगभग 30% बच्चे का वेट कम है, लंबाई कम है। तो ये सब लिख के आप दिखावें कि इंडिया में जो है ना खाद्य असुरक्षा है, इनसिक्योरिटी, इसी की वजह से जो है ना ग्लोबल हंगर में हम काफ़ी पीछे हैं। अब इससे हमको बाहर निकलने के लिए हमको बायोटेक कैसे कैसे प्रयोग हो सकता है, आप इसको लिखेंगे कि पहली बात हम कृषि का उत्पादन बढ़ा सकते हैं बायोटेक का यूज करके, उच्च पोषक फसलों का मतलब कि निर्माण कर सकते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में यहाँ लिखिए प्रदूषण को हम कम कर सकते हैं, किसका, बायोटेक का प्रयोग करके। आप अब डिटेल में लिखा है कि बायोटेक का यूज करके हम जैसे कि अभी बताया आपको जेनेटिक मॉडिफाई क्रॉप हम बना सकते हैं, क्लोनिंग, जैव कृषि, जीन थेरेपी, जीएम फसल, ये सब करके हम जो है ना कृषि उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। जैसे गोल्डन राइस का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं क्योंकि बी प्रोटीन जिनका इसमें प्रयोग किया जाता है। फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं गोल्डन राइस का विकास करके जो है इसमें 35 गुना अधिक विटामिन पाया जाता है, इसको हम बच्चों को मिड डे मील में यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो है उत्तक संवर्धन जो है ना हम इसमें टिश्यू के प्रोसेस के जरिए हम अच्छी सब्जी, फल, आलू, टमाटर को जो उसमें पोषक तत्व डाल सकते हैं। फिर क्लोनिंग के माध्यम से अच्छे भैंस, गाय को हम निर्माण कर सकते हैं या पैदा कर सकते हैं। उसके बाद इसमें क्या, एक ही फसल में कई तरह के जीन डाल के हम फूड हर्बल का निर्माण कर, जैसे मान लें कि तुलसी का पौधा है, औषधीय पौधा है, उसका जीन का हम किसी और में यूज कर सकते हैं, तो ऐसे हो सकता है। बाकी जैव फर्टिलाइजर हम कोराइजा, एजोवेक्टर का हम निर्माण कर सकते हैं।
उसके बाद इंडिया चूँकि यहाँ पे एक उष्णकटिबंधीय देश है, यहाँ पे कीटनाशक बहुत ज़्यादा फसलों में उग जाता है, उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। तो उसका जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। आप आगे इसमें लिखेंगे हेल्थ के सेक्टर में इसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप बायोटेक का यूज़ करके कहीं ना कहीं खाद्य संकट की समस्या को ख़त्म कर सकते हैं। अतः आवश्यकता है इसमें आगे और बढ़ने की। आप ऐसे लिख के इस आंसर को क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। अब देखिए इसमें क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आए या लॉन्ग क्वेश्चन आए, शॉर्ट आंसर आपको 100 वर्ड लिखना है, तो 100 वर्ड लिखने का प्रैक्टिस करना चाहिए आपको। कई लोगों का मैसेज जब कॉल आता है, अभी जो टेस्ट हुआ था उसमें कहा कई लोगों का सर 3 घंटे में क्वेश्चन पूरा हम अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते। 3 घंटे में क्वेश्चन आप अटेम्प्ट अगर नहीं कर इसका मतलब आपको प्रैक्टिस की कमी है और आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और किसी भी शॉर्ट आंसर को ना फ्लो चार्ट, जितना फ्लो चार्ट हो जाए, डेटा हो जाए, डायग्राम हो, उसमें अगर आंसर अगर लिखें तो आपका बहुत ही कम टाइम में क्वेश्चन को लिखाने के बस सिंपल है कि आपको प्रैक्टिस बार बार क्वेश्चन का करना पड़ेगा, तभी आप इसमें सफल हो पाइएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक नैनो टेक्नोलॉजी लेते हैं। इसमें मेनली इसका एप्लीकेशन ही मैं आपको बता देता हूँ। इसमें मेनली नैनो टेक्नोलॉजी का जैसे कि हेल्थ में, इन्वायरमेंट में, एनर्जी में, डिफेंस में कहाँ कहाँ इसका यूज है, बाकी इससे जो भी इशू है चाहे हेल्थ में, इन्वायरमेंट में, नैतिक में, उसको मैं कवर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले थोड़ा सा जान लीजिए कि जो नैनो टेक्नोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट ये क्या है। देखिए कई तरह की स्केल आप पढ़े होंगे। इसमें एक स्केल जैसे कि आपका नाम है कि 10⁻³ को हम बोलते हैं मिली, 10⁻⁶ को हम बोलते हैं माइक्रो, फिर 10⁻⁹ को हम लोग क्या बोलते हैं, नैनो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नैनो। तो अब मान लीजिए कि 1 मीटर है, इस 1 मीटर में आप 10⁹ से भाग दीजिए, यही कहीं ना कहीं आपका क्या बनता है, नैनोमीटर। तो किसी भी छोटे से छोटा ये स्केल हो गया, बहुत ही कम स्केल हो गया। इतना कम स्केल पे आके जब हम किसी पदार्थ को तोड़ते हैं, उसके जो बेसिक गुण है, उसका जो बेसिक फीचर्स है, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आ जाता है। इसलिए हम इसको नैनो टेक्नोलॉजी के तहत जो है ना कि मूल जो कोई भी सब्सटेंस होता है उसके हम बेसिक को मतलब इसके एलिमेंट को ब्रेक करके या जोड़ के नैनो पार्टिकल्स बनाते हैं, जिसमें उसका पूरी तरह पार्टिकल उसका जो प्रॉपर्टी है मूल पदार्थों से अलग हो जाता है। तो इसमें आप लिख सकते हैं, अगर इसका डिफिनेशन लिखना हो तो 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच के आकार के अणु और पदार्थों को नैनो स्केल कहते हैं। नैनो पैमाने पर कोई भी अणु हो या कोई मॉलिक्यूल्स हो, कोई एलिमेंट हो, कोई सब्सटेंस हो, अपने मूल गुण, उसका जो बेसिक जो प्रॉपर्टी होता है उन धर्मों से अलग एक विशिष्ट गुण को प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना। इसलिए इसका हम जो है ना चूँकि विशिष्ट गुण परिवर्तित करते हैं, इसलिए हम नैनो टेक यूज करके इन पदार्थों को बनाते हैं। अब देखिए नैनो जो टेक्नोलॉजी में 2 मेनली मेथड काम करता है। एक मेथड का नाम है टॉप डाउन मेथड, मतलब कि ऊपर से नीचे। एक है बॉटम अप। इसको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए नैनो स्केल हमको कोई बनाना हो, ठीक, नैनो पदार्थ हमको बनाना हो, तो क्या कर सकते हैं, कोई बड़ा पदार्थ है, बृहद पैमाना पर पदार्थ है, मैक्रो स्केल पर है, उसको हम क्या लगेंगे, बड़ा है ये, इसको छोटा करेंगे और छोटा करके कहाँ तक लाएंगे, नैनो स्केल तक लाएंगे। इसको हम बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। दूसरा एक हो सकता है कि इसको बोलते हैं बॉटम अप मेथड। इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत ही एटॉमिक लेवल पर कोई उसका सब्सटेंस है, उसको फिर हम क्या लिए, मॉलिक्यूल्स लेवल पर लाए और तब हम क्या बनाए, नैनो स्केल बनाए। तो ये 2 तरीका जो है ना अभी प्रेजेंट में यूज किया जाता है। तो इसमें देख लीजिए टॉप डाउन मेथड में क्या होता है, यह अधिक समय लगता है इसमें, क्योंकि देखिए बड़ा पदार्थ है, फिर छोटा कीजिएगा, फिर छोटा कीजिएगा, इसमें टाइम लग जाएगा, ठीक है ना, इसलिए ये उतना यूजफुल नहीं है। बॉटम अप में क्या है कि यह विधि केमिकल जो है ना संश्लेषण पर आधारित है, जिसके द्वारा कम समय हम बड़ी संख्या में नैनो स्ट्रक्चर का विकास हम कर सकते हैं। और अभी बॉटम अप टेक्नोलॉजी का ज़्यादा लोकप्रिय विधि है, क्योंकि देखिए कोई छोटा पदार्थ है उसको हम आराम से बड़ा करके नैनो स्केल पर जा सकते हैं। तो अभी वर्तमान में कौन सा मेथड यूजफुल है ज़्यादा, बॉटम अप मेथड के जरिए जो हम नैनो टेक्नोलॉजी का हम यूज कर रहे हैं। अब 67 क्वेश्चन पूछा भी था कि नैनो टेक्नोलॉजी का क्या मेनली यूज है। आप इसको यूज में दिखा सकते हैं कि स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी कितना यूज है। नैनो तकनीक का सबसे बड़ा लाभ ये है कि आप हेल्थ और मेडिसिन क्षेत्र में मिले, क्योंकि कोशिकीय जो सेल का जो स्ट्रक्चर होता है, उसका जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, नैनो पैमाने के अंतर्गत आता है। देखिए जितना भी सेल या कोशिका के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, वो नैनो के लेवल पर होते हैं, जिस स्तर पहुंचकर कार्य करना, बीमारियों को निदान ढूंढना जो है ना नैनो टेक्नोलॉजी से संभव है। पहला बात तो ये तो स्वास्थ्य में देख लीजिएगा। उसके बाद इसमें जो है ना आप ये इसके अंतर्गत ऐसे नैनो सेंसर का हम निर्माण, डायरेक्टर का निर्माण कर सकते हैं जो किसी भी रोग को पहचान ले।
छोटे छोटे पार्टिकल्स का, जैसे कैंसर हो गया, एल्जाइमर जैसे रोगों का इसमें बेहतर इलाज हो सकता है। उसके बाद जैसे कि हम इसमें क्या कर सकते, नैनो जो ना डिटेक्टर के साथ हम कैंसर जो बीमारी होता है या ऐसे रोगाणुओं को भी हम नष्ट कर सकते हैं। ये सब हम यूज करके जो है ना इसको हम बेहतर मानव जीवन के लिए यूज कर सकते हैं। बाकी DRDO जो IIS बेंगलोर है, इसने नैनो जो है ना डिटेक्टर बनाने का जो है ना काम किया है। उसके बाद जो है ना दूसरा इसमें कि नदियों और जलाशयों की सफाई में जो IIS जो बेंगलोर है उसने जो है ना एक ऐसा नैनो चिप बनाया है जो नदियों में उपस्थित हानिकारक रासायनिक और जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। कहने मतलब क्या है, इसमें कई तरह का इसका एप्लीकेशन है। अगर सुरक्षा क्षेत्र में आइएगा तो नैनो टेक्नोलॉजी का यूज किया है कि इसके तहत ऐसे जैविक डिटेक्टर का हम प्रयोग किया जाता है जो कि जैव आतंकवाद के हमले को पहचान कर पहले ही आपको अलर्ट कर देगा। तो ऐसे हम डिटेक्टर जो है ना बना सकते हैं, किसके तहत, नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके। फिर अपने सैनिकों की रक्षा के लिए नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करके हम नैनो पदार्थ से बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट, वस्त्र, उसके लिए सैनिकों के लिए और भी उपकरण का निर्माण कर सकते हैं, जिसको कि ले जाने और उसको मतलब कैरी करने में भी काफ़ी आसान होगा। और DRDO बाकायदा इस पर जो आपका काम कर रहा है। नैनो टेक्नोलॉजी का जहाँ अलग अलग एरिया में यूज है उसका इसमें कुछ मुद्दे भी हैं, जैसे कि इसमें स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे इसमें क्या है कि नैनो मेडिसिन बनाने से क्या होता है, आपका जो है ना ब्लड में या मस्तिष्क में कई तरह के जो है ना आपका विकृति पैदा हो सकता है। उसके बाद जो इसमें एक और जो चीज़ें हैं कि पर्यावरण को ये आपके लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा नैनो पैमाने पर जाने पर नैनो पार्टिकल्स का जो है ना हमारे इन्वायरमेंट में उसका ना मात्रा बढ़ जाएगा, वो भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक तरह से खतरा उत्पन्न कर देगा। उसको इसमें एक और मुद्दा है कि चूँकि नैनो लेवल पर किसी भी पार्टिकल को ले जाने में हमारा एनर्जी काफ़ी खर्चा होगा, चूँकि इंडिया में एनर्जी की काफ़ी कम है। तो यहाँ भी एक इशू है कि अगर नैनो पार्टिकल में जाने में एनर्जी उतना अधिक खर्चा हो जाएगा, जिसको हम एफर्ट अभी तत्काल नहीं कर सकते हैं। इंडिया में जहाँ तक नैनो टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट की बात है तो इसमें एक NSTI नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव 2001 में शुरू किया गया है। 2001 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा NSTI की शुरुआत की गई, जिसका मूल उद्देश्य नैनो साइंस का इंडिया में जो रिसर्च करना उसको बढ़ावा देना है। उसको इसमें और आप लिख सकते हैं कि एक और है आपका मिशन आया है नैनो साइंस टेक 2007, ठीक है। ये पहला था जिसका उद्देश्य वही था कि नैनो तकनीक का विकास करना, इसका अवसंरचना को आगे बढ़ाना, मानव संसाधन को प्रशिक्षित करके इसके लिए जागरूक करना। फिर अभी दूसरा इसका फेज जो है ना 2014 में जो है ना NSTM फेज 2 शुरुआत किया गया है। इसके जरिए बेंगलोर शहर में आपका पहला नैनो पार्क बनाया जा रहा है, जहाँ पे इस तरह का चीज़ें किया जाएगा। बाकी एक जो CSIR है वहाँ भी IT और NIT के जरिए जो नैनो टेक्नोलॉजी के रिसर्च में काम किया जाएगा। मतलब इंडिया में भी शुरुआती लेवल पर नैनो प्रौद्योगिकी में है। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप इसमें लिख सकते हैं। अगर नैनो टेक का आंसर शॉर्ट में अगर आ जाए कि इसका एप्लीकेशन या यूज लिखे, देखिए सिंपल आपको शॉर्ट में कैसे 100 वर्ड में लिखेंगे उसको बताया देता हूँ। पहले आप सिंपल क्या लिखना है कि आपको जीव विज्ञान या बायोलॉजी में क्या यूज कर सकते हैं, जो भी टिश्यू में मान लीजिए क्षतिग्रस्त हो गया है उसको हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं। इसके तहत हम जो नैनो पदार्थ का प्रयोग करके कोशिकाओं को कृत्रिम रूप से हम जो है उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। केमिस्ट्री या पर्यावरण के क्षेत्र में हम किसी आयन को छानने के नैनो फिल्टर का निर्माण कर सकते हैं। नैनो पार्टिकल का प्रयोग करके हम कई तरह के जो ना उत्प्रेरक एजेंट भी हम बना सकते हैं। फिर जल प्रदूषण को दूर कर सकते हैं। नैनो पार्टिकल से हमने माइक्रो या जो छोटे छोटे सेमी कंडक्टर बना के या हम उसमें जो है सौर एनर्जी बना सकते हैं, आप इसे दिखा सकते हैं। फिर उसका संचार और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अति सूक्ष्म हम सर्किट का निर्माण कर सकते हैं नैनो का यूज करके। उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन जैसे कि खाद्य वस्तुओं के पैकिंग करने में हम छोटे नैनो पार्टिकल का यूज कर सकते हैं, ठीक ना। वस्त्र उद्योग में नैनो तंतु का हम निर्माण कर सकते हैं। फिर नैनो के रूप में हम लोफन का बना सकते हैं। चमड़े के शीशे में नैनो, मतलब कहने मतलब कई जगह आप जो है इसका नैनो का यूज कर सकते हैं। एक दो पॉइंट सब लिखना थोड़ा ना ज़्यादा हो जाएगा। फिर चिकित्सा क्षेत्र में रोगियों को पहचानने में, नैनो मेडिसिन बनाने में, रक्त को पुनः डिजाइन करने में इसका हम यूज कर सकते हैं। बाकी वही निगेटिव अगर इसका हाँ सैन्य कार्य में आपको बता ही दिया, इसका वही खतरा वही कि स्वास्थ्य पे, पर्यावरण पे इसका खतरा हो जाएगा। फिर अधिक चूँकि नैनो पार्टिकल्स काफ़ी छोटे हो गए, इसका कण विषैला भी हो सकता है। पर्यावरण में एक अधिक विषाक्त इसके कण कर जाएंगे, मनुष्य की त्वचा पर प्रभाव पड़ सकता है और ज्वलनशील पदार्थ का निर्माण किया जा सकता है। ये आपको शॉर्ट में इसका चुनौती भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है।
अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, इसके प्रभाव को रेखांकित करें, ये 67 में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है। जब इसका जो मैथ्स का जब प्रोग्राम हम शुरू करे थे, ये क्वेश्चन ग्रुप में कराए भी थे, देखिए वही है। तो आपको सिंपल आप लिख देंगे कि नैनो टेक्नोलॉजी जो है ना, इसका बहुत ही माइक्रो लेवल पर मापन अध्ययन किया जाता है, विज्ञान का एक शाखा है। 1 से लेकर 100 नैनोमीटर तक अति सूक्ष्म स्तर पर तकनीक और सिद्धांतों का प्रयोग करके भौतिक, रासायनिक, जैविक, यांत्रिक और प्रशाकीय आदि गुणों का अध्ययन किया जाता है। भारत में नैनो प्रौद्योगिकी का जो है ना अभी फिर सभी 5 देशों में, मतलब इसमें ना भी रिसर्च में इंडिया 5 दुनिया के देशों में, आप ऐसा करके इसका आप भूमिका लिख सकते हैं। फिर आप इसका मेनली जो एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में छोटे चिप बना सकते हैं, डिस्प्ले युक्त हम जो ग्लास बना सकते हैं, कंप्यूटर आधारित छोटे नैनो ट्रांजिस्टर बना सकते हैं, टीवी, एलईडी में इसका यूज़ कर सकते हैं। ऊर्जा में नैनो तकनीक, हम सोलर सेल बना सकते हैं, बैटरी बना सकते हैं, पवन चक्की बना सकते हैं, कई तरह की चीज़ कर सकते हैं। फिर ऑटोमोबाइल, हम छोटे वाहन, टायर, कलपुर्जे का हम बना सकते हैं। फिर वस्त्र उद्योग में नैनो युक्त कपड़े बना सकते हैं, ठीक है, जो कि जंग ना लगे या उसमें जो ना बुलेट प्रूफ हो, जैकेट बना सकते हैं। फिर देन आप चिकित्सा के क्षेत्र में आप क्या कर सकते हैं, बायो इमेजिंग रोगों की पहचान कर सकते हैं। दवा आपूर्ति में आप इसमें कुछ छोटे छोटे दवाई का निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप कैंसर का इसमें इलाज कर सकते हैं। आँखों की पुतली का इसमें आप लेजर से मरम्मत कर सकते हैं। इंसुलिन का निर्माण कर सकते हैं। कई खतरनाक पार्किंसन रोगों का इसमें आप इलाज कर सकते हैं। कृषि और खाद में आप मिट्टी पर नैनो सेंसर लगा सकते हैं कि मिट्टी कितना खराब या सही है। खाद्य पदार्थों में ऑक्सीजन और नमी के स्तर को हम मतलब ध्यान रख के चीज़ें कर सकते हैं। नैनो सेंसर से पैकिंग फूड को हम रोगाणुमुक्त रख सकते हैं। तो कई तरह की इसका यूज है कृषि और खाद्य क्षेत्र में, इसको आप देख रहे हैं। बाकी मैं पहले डिस्कस कर दिया हूँ। बाकी वही कृषि में नैनो का काफ़ी यूज है, आप इसको देख लीजिएगा। अंतरिक्ष में भी हम नैनो ट्यूब जो है ना रॉकेट बना सकते हैं। कम वजन वाले विमान का निर्माण कर सकते हैं। वायुमंडलीय बदलाव का हम अध्ययन कर सकते हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में हम जो है इसमें आपका प्रकाश संश्लेषण क्रिया को जो बढ़ावे, ऐसे हम कुछ चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। समुद्र पानी के खारेपन को दूर करने का हम ऐसा फिल्टर वाटर फिल्ट्रेशन तैयार कर सकते हैं। तो कई आप इसका एक एक सब दो यूज रख लीजिएगा। बाकी कॉस्मेटिक में जब आइएगा तो क्रीम, शैम्पू, लोशन इसे बना सकते हैं। सैन्य कार में नैनो युक्त हेलमेट, बुलेट प्रूफ कपड़े ये सब बना सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम पर्यावरण को भी कई तरह का लाभ पहुंचा सकते हैं। फिर रिसाइकल करने का कुछ क्षमता हम इसमें बढ़ा सकते हैं। तो बाकी इंडिया में कैसे कैसे नैनो में विकास है, इसको फिर से देख लीजिए। 9th पंचवर्षीय योजना वही 2001 में बना था। फिर 11वीं में फिर अभी IIS बेंगलोर है या और भी जो DRDO है, इस समय जो है बेंगलोर पर नैनो पार्क बनाया जा रहा है। तो इंडिया में मतलब मोटामोटी प्रगति हो रहा है। इसके लिए अभी देखिए इंडिया में क्या क्या अभी जल शुद्ध करने के नैनो ट्यूब BHU द्वारा बनाया गया है। ड्रग डिलीवरी प्रणाली जो है बनाया गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा। फिर टाइफाइड जो है रिडक्शन किट का विकास किया गया है। कार्बन नैनो ट्यूब से जो है विद्युत उत्पादन किया गया, IIS बेंगलोर ने किया रहा है। इसरो द्वारा रॉकेट और उपग्रह सस्ती नैनो टेक्नोलॉजी से प्रक्षेपण किया जाए। तो इंडिया में ये ना विकास है। बाकी वही निगेटिव पहलू आपको बता ही दिए कि इसमें आप निगेटिव दिखा दीजिए और इसमें पॉजिटिव दिखा दीजिए। तो ये जो ना आप ऐसे करके आंसर को इसको देख लीजिए। वीडियो पॉज करके समय डिस्कस आपको कर ही दिया हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी कभी आप नैनो टेक का आंसर लिखें तो एक आगे राह भी दिखावा है कि हमको इसमें जो भी उत्तरदायी नैनो टेक्निक है, गवर्नेंस है, तो इसको बढ़ाना चाहिए। इसमें कुछ एक विनियमन संस्था का निर्माण करना चाहिए। नैनो टेक्नोलॉजी के उत्पादों की जानकारी जनता तक पहुँचाइए। इसमें रिसर्च और टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम आगे होना चाहिए। इसमें मानक जो स्टैंडर्ड सुरक्षा का ध्यान भी रखना चाहिए ताकि मानव को ये हानि ना पहुँचे। मतलब कि भविष्य का एक कहने की टेक्नोलॉजी है, इस पर ना सब कुछ सोच विचार के मतलब कि निगेटिव पॉजिटिव सारे पॉइंट को ध्यान रखते हुए हमको इस पर आगे बढ़ना चाहिए, तभी जो है ना सही रहेगा। क्योंकि साइंस पर भी ज़्यादा डिपेंड होना भी सही नहीं, क्योंकि साइंस अभिशाप और वरदान दोनों है। तब डिपेंड करता है कि हम उसमें किस तरह से यूज करते हैं। आप ऐसे एक पॉजिटिव वे में आंसर निष्कर्ष को क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। बाकी इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ था काफ़ी कम टाइम में, लगभग 40 मिनट में मैं इस टॉपिक को कवर करने का प्रयास किया। क्योंकि हालांकि टॉपिक तो बहुत बड़ा है लेकिन फिर भी टाइम की कमी है, इसलिए मैं शॉर्ट में जितना आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है उसको मैं करा दिया। बाकी आगे के साइंस टेक लेक्चर में एनर्जी का टॉपिक है, फिर आपका पोल्यूशन है, फिर इसमें आपका DRDO का कुछ टॉपिक है, बाढ़ और सूखा में साइंस टेक का यूज है। तो 2-3 वीडियो और बनाएंगे जिसमें कि आपका मोस्टली जितना भी साइंस एंड टेक का टॉपिक है वो कवर कर देंगे। आप लोग टेंशन मत लीजिए। वीडियो जब मैं बोल दिया हूँ कि 68 मेंस के पहले लगभग मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन मैं करा दूंगा तो वो हो जाएगा। हाँ, थोड़ा टाइम की कमी है तो मैं उसको जल्दी वीडियो बना के आपको ख़त्म कर। बाकी आप लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।